जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन टीचर में। और प्यारे दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम से संबंधित जीएस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो दोस्तों, आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और जिसका पहला प्रश्न है कि शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा कर्नाटक। कर्नाटक दोस्तों रेशम में नंबर 1 है। कर्नाटक आपके कॉफी में भी नंबर 1 है। तो कॉफी और रेशम दोनों में नंबर 1 कौन है, तो आपका कर्नाटक नंबर 1 है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि रेशम की कितनी किस्में होती हैं। तो रेशम की 4 किस्में हैं। एक किस्म आती है जिसको कहते हैं एरी, एक आती है दोस्तों तसर, क्या आती है दोस्तों, तसर। और एक आती है मूंगा, क्या आती है, मूंगा। और एक दोस्तों आती है आपकी शहतूत, क्या आती है, शहतूत आती है। तो शहतूत रेशम में जो नंबर 1 है दोस्तों वो कर्नाटक नंबर 1 है। जबकि अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तसर में नंबर 1 कौन है, तो वह है झारखंड। कौन है, झारखंड। तो जो तसर रेशम की किस्म है उसमें नंबर 1 कौन है दोस्तों, झारखंड नंबर 1 है। अगर हम बात करते हैं शहतूत रेशम में नंबर 1 कौन है, तो दोस्तों वो कर्नाटक नंबर 1 है। तो कर्नाटक दोस्तों कॉफी में और शहतूत रेशम में नंबर 1 स्थान रखता है। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि रेशम का सबसे अग्रणी राज्य बताइए उत्पादक, तो दोस्तों वो कौन सा होगा, वो आपका कर्नाटक ही होगा। अब यहाँ पर कुछ बातें और छाप लीजिएगा। जैसे कि हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु दोस्तों आपके केले में नंबर 1 है। तमिलनाडु आपके नारियल में नंबर 1 है। किसमें, नारियल में नंबर 1 है दोस्तों। ठीक है, तो नारियल में और केले में नंबर 1 कौन है, आपका तमिलनाडु। और फूल में भी नंबर 1 कौन है, तो भी तमिलनाडु है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल जो है ये सब्जी उत्पादक का भारत का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, तो राज्य है। यहाँ आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश दोस्तों मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 है। आपके तंबाकू में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश। तंबाकू में भी सबसे ज्यादा नंबर 1 किसका है, आंध्र प्रदेश का ही है। ठीक है, और इसके 77% क्षेत्रफल पर धान की खेती की जाती है, इसलिए धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश को ही कहते हैं। तो यहाँ पर ये बातें और छाप लेना। और यहाँ पर ये बात याद रखना कि रेशम की कितनी किस्में हैं, तो रेशम की 4 किस्में हैं, जिसमें एरी, तसर, मूंगा और शहतूत। तो शहतूत रेशम में नंबर 1 कौन है दोस्तों, तो वो आपका कर्नाटक नंबर 1 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन सा एक सर्वाधिक शिक्षित था। तो मध्यकालीन का मतलब होता है दोस्तों जब आपका सल्तनत काल था, 712 से लेकर के 1526 तक का जो काल है उसे मध्यकालीन काल कहते हैं, उसे सल्तनत काल कहा जाता है। तो उस काल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राजा कौन था, तो उसमें ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी या इब्राहिम लोदी। तो आपको याद करना है बहुत अच्छी तरह से कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये तुगलक वंश का शासक था। और दोस्तों याद करेंगे ये सबसे ज्यादा शिक्षित था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यही था। ठीक है, इसको गणित का, तर्कशास्त्र का और बात करते हैं भूगोल का, इतिहास का अच्छे पैमाने पर ज्ञान था। ये इन सभी चीज़ों में बहुत निपुण था और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था। इसने दिल्ली गद्दी पर 1325 से लेकर के और 1351 तक शासन किया था। ठीक है, अब ये सबसे पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इसके उपनाम क्या है, तो दोस्तों इसको कई हास्य नामों से जाना जाता है, जिसमें इसको कहा जाता है मूर्ख बादशाह। क्या कहा जाता है, मूर्ख बादशाह कहा जाता है, मूर्ख बादशाह कहा जाता है। इसको बेवकूफ बादशाह भी कहा जाता है, इसको होशियार बेवकूफ भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सिक्कों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्कों का राजकुमार किसे कहा जाता है, सिक्कों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो याद करेंगे सिक्कों का राजकुमार भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कई ऐसे काम थे जो करने की कला तो बहुत अच्छी थी लेकिन उन्हें करने का ढंग सही नहीं था। उसके काम तो बहुत अच्छे थे लेकिन उसे करने का ढंग सही नहीं था, इसलिए उसके काम विफल हो गए थे। इसलिए इसको मूर्ख बादशाह या होशियार बेवकूफ़ के नाम से जाना जाता है। इसने मुद्रा परिवर्तन किया था, इसलिए इसको सिक्कों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसने दिल्ली की गद्दी पर 1325 से लेकर के 1351 तक शासन किया था। और ये दोस्तों मध्यकालीन जितने भी राजा हुए थे उनमें सबसे पढ़ा लिखा कौन था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक बात अच्छी तरह से और याद करना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसने एक कृषि से संबंधित विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने अमर कोही, दीवान ए अमर कोही। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दीवाने अमर कोही किससे संबंधित था, तो दोस्तों ये कृषि से संबंधित था। और इसको किसने शुरू किया था, तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने ही शुरू किया था, कृषि को बढ़ावा देने के लिए। तो यहां पर यह बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है दोस्तों ये कहां पर है, तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। कहां पर, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और राजस्थान में कहां पर, तो अगर देखेंगे तो यहां पर एक पर्वत पड़ता है माउंट आबू, और माउंट आबू हिल स्टेशन है, तो वहीं पर ये प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो इस दिलवाड़ा के जैन मंदिर में के जो गर्भगृह है, तो इसका जो गर्भगृह है इसमें किसकी प्रतिमा है,
तो जो जैनियों के प्रथम प्रवर्तक थे जिनका नाम था ऋषभदेव, क्या नाम था? ऋषभदेव। तो ये भी पूछा गया कि ऋषभदेव की प्रतिमा इसमें स्थापित की गई है। तो इसके गर्भगृह में किसकी प्रतिमा है? तो दोस्तों आपके ऋषभदेव की प्रतिमा है। और ये दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक प्रश्न बहुत आता है, इसको किसने बनवाया था? अगर हम इसको देखते हैं इसको किसने बनवाया था, तो एक राजा होता है चालुक्य वंश का राजा, चालुक्य वंश का एक शासक होता है दोस्तों जिसका नाम होता है भीमदेव। क्या नाम होता है? भीमदेव होता है। और भीमदेव का एक होता है सेनापति, क्या होता है? सेनापति। और उस सेनापति का नाम होता है विमल शाह। दोस्तों क्या नाम होता है? विमल शाह। तो एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है विमल शाह। तो विमल शाह ने इस मंदिर को बनवाया था पुत्र की प्राप्ति के लिए। इसको कोई संतान नहीं हो रही थी, इसको एक पुत्री पैदा हुई थी लेकिन इसको पुत्र पैदा नहीं हुआ था, तो इसने पुत्र प्राप्ति की इच्छा पाने के लिए इसने क्या काम किया था? इसने दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण कराया था राजस्थान के माउंट आबू हिल स्टेशन पर। तो यहाँ से 3 से 4 बातें आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है इसके गर्भगृह में किसकी प्रतिमा है दोस्तों? तो ऋषभदेव की प्रतिमा है। ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के माउंट आबू हिल स्टेशन पर स्थित है। ठीक है। और ये बनवाया किसने था? तो चालुक्य वंश के राजा भीमदेव के सेनापति विमल शाह ने बनवाया था। और किस इच्छा के लिए बनवाया था? तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए इसका निर्माण कराया गया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखते हैं अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए। तो अगर हम देखेंगे तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आया वो किसका आया दोस्तों? तो आपके बिहार का आया। बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। कितने? 1106। तो 1106 व्यक्ति निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम किसका? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। सबसे कम पूछा जाता है तो वह है आपके अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और बिहार में कितना डिफरेंस है। यानी अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं जबकि बिहार में 1106। तो इसलिए भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों तो वह है आपका बिहार। जबकि बात करते हैं दूसरे पर, तो दूसरे नंबर पर आता है आपका पश्चिम बंगाल। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों 1028। कितना है? 1028। तो पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद में बात करते हैं 30 नंबर पर आता है आपका केरल। केरल में दोस्तों आपका 860 व्यक्ति निवास करते हैं। कहां पर? प्रति वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद में चौथे नंबर पर आता है आपका यूपी, और यूपी में 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं यूपी के अंदर। तो यहां से आपको 4 बातें अच्छी तरह से याद करनी है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए तो दोस्तों वो बिहार है 1106। और सबसे कम कौन सा? अरुणाचल प्रदेश मात्र 17। दूसरे नंबर पर आता है आपका पश्चिम बंगाल। कितना है? 1028। और तीसरे नंबर पर आता है आपका केरल 860। और चौथे नंबर पर कौन आता है? यूपी। तो यूपी का जनसंख्या घनत्व के मामले में चौथा सबसे बड़ा स्थान है। यहां पर आपको एक बात और याद कर लेनी है बहुत अच्छी तरीके से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या घनत्व के आधार पर भी उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। और यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जबकि सबसे ज्यादा किसका है? बिहार का है। तो आज का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा। तो देखिए कान्हे की बात करते हैं तो कान्हा जो है आपका वो कहां पर है दोस्तों? तो वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर राज्य कहा जाता है। टाइगर राज्य, टाइगर राज्य कह सकते हैं, इसको बाघ राज्य कहते हैं। और इसमें दोस्तों सर्वाधिक बाघों की संख्या है, इसलिए इसको सर्वाधिक बाघ वाला राज्य कहा जाता है या टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो असम में एक अभ्यारण्य है जिसको कहते हैं काजीरंगा। क्या कहते हैं? काजीरंगा। और काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? तो दोस्तों वह है काजीरंगा। कहां पर है दोस्तों? असम में है। कहां पर है? असम में। जबकि कान्हा कहां पर है? तो कान्हा जो है दोस्तों वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बात आप याद करिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शून्य की खोज किसने की थी? तो यहां पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आया सर, शून्य की खोज किसने की थी? ज्यादातर लोग जानते हैं। तो शून्य की जो खोज की थी दोस्तों आर्यभट्ट ने की थी। किसने? आर्यभट्ट ने। और सबसे पहले पाई का मान की बात करते हैं, पाई का मान किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों वो आर्यभट्ट ने प्रस्तुत किया। यहां पर आता है वर्गमूल का मान सबसे पहले किसने निरूपित किया? तो वर्गमूल का मान और पाई का मान सबसे पहले निरूपित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो भी आर्यभट्ट थे। तो यहां पर याद कर लीजिएगा कि आर्यभट्ट ने क्या क्या काम किए हैं। तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की है। और दूसरी बात यह है कि आर्यभट्ट ने पाई और वर्गमूल के मान को निरूपित किया है। अब यहां पर आता है
कि शून्य की परिभाषा सबसे पहले किसने दी, शून्य को परिभाषित किसने किया? तो दोस्तों शून्य को जो परिभाषित किया था वो नागार्जुन ने परिभाषित किया था। किसने? नागार्जुन। नागार्जुन, ये वो नागार्जुन है दोस्तों जिनको भारत का आइंस्टीन या सेंट पॉल कहा जाता है, और ये कनिष्क के दरबार में निवास करते थे। तो राजा कनिष्क के दरबार में निवास करते थे नागार्जुन। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि शून्य क्या है, या शून्यवाद की स्थापना किसने की है? तो नागार्जुन ने की है। इन्हें भारत का आइंस्टीन या सेंट पॉल कहा जाता है। जबकि शून्य की खोज किसने की है? तो दोस्तों आर्यभट्ट ने की है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध नाम और है दोस्तों, इस नाम को समझ लेना, यह है वारामहीर। और ये कौन थे? तो दोस्तों ये बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसके दरबार में नवरत्न निवास क्या करते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे वारामहीर। ठीक है, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण। यहां पर देखेंगे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझिए। ये जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। और ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 243 में इसको रखा गया है। और संविधान के किस भाग में है ये? तो संविधान के भाग नंबर 9 में है। और ये जो 11वीं सूची है इसे पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है, पंचायती राज। तो पंचायती राज व्यवस्था या ग्रामीण व्यवस्था ये संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के 9वें भाग में है। और किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 243 में है। और इसको कब जोड़ा गया? तो इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया। यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसको जो लागू किया गया वो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है। और जो 11वीं सूची, इसमें कितने विषय हैं दोस्तों? तो इसमें 29 विषय हैं। कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो 29 विषयों को शामिल किया गया है। तो यहां पर आपको दो बातें अच्छी तरह से याद कर लेनी है कि पंचायती राज जो विषय है या पंचायती राज जो व्यवस्था है वो संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 9 में है। कहां से कहां तक है? तो 243 कैसे लेकर के 243 अणा तक है, 243 अणा खाली इस तक। ये भी डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 73 में। और ये दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी। तो दोस्तों मूल रूप से जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो उस टाइम पर 8 अनुसूची थी। आज वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में? तो दोस्तों 12 हैं। कितनी? 12। और 11वीं में ग्रामीण स्वशासन की बात की गई और 12 में शहरी विकास। और शहरी विकास में कितने विषय आते हैं? तो ये भी याद कर लेना। शहरी विकास में दोस्तों 18 विषय शामिल किए गए हैं। जबकि बात करते हैं ग्रामीण स्वशासन में या पंचायती राज व्यवस्था में तो 29 विषयों को शामिल किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? देखिए दोस्तों यहां पर दे रखा है आपको ऑप्शन में कि कौन सा एक कंप्यूटर का वायरस नहीं है। क्या डॉन, एड्स या ब्रेन या अन्ना कुर्निकोवा? तो अगर हम देखेंगे तो दोस्तों ये जो एड्स है AIDS, ये एक मानव में यौन संबंधित बीमारी है। तो ये कंप्यूटर का वायरस नहीं है। जबकि बात करते हैं डॉन की, ब्रेन की, अन्ना कुर्निकोवा की, ये सब कंप्यूटर के क्या है? वायरस है। ये एक मनुष्य से जुड़ी एक बीमारी है। ये एक जो है यौन संबंधित बीमारी है। और यहां पर आप देखेंगे तो ALISA, अलीशा, ये एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट के द्वारा एड्स का पता लगाया जाता है। तो इसका परीक्षण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? अलीशा टेस्ट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन आता है कि अलीशा टेस्ट किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। ठीक है, यहां पर अगर देखते हैं आगे तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की संस्थापक कौन थे? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की है? तो अगर हम देखते हैं तो इनकी स्थापना की है सर विलियम जोन्स ने। और सर विलियम जोन्स ने कब की थी दोस्तों? तो 1784 में की थी। ये याद रखना, ये एक समाज सुधारक थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति को जानने के लिए उसके इतिहास को बढ़ावा दिया। और यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आता है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हैजे से हुई थी। कैसे हुई थी? हैजे से मृत्यु हुई थी। तो याद रखना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की संस्थापक होते सर विलियम जोन्स थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? किसके शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा क्या की गई दोस्तों? आरंभ की गई। तो यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में दोस्तों भारत के अंदर सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई। लेकिन बात करते हैं सर अंग्रेजी शिक्षा की, तो यहां पर हमारे दिमाग में आता है कि सर लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था दोस्तों। तो लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। लेकिन शुरुआत किसके काल में हुई थी? तो शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में हुई थी। अगर हम देखेंगे तो लॉर्ड मैकाले ने एक प्रस्ताव जारी किया था या प्रस्ताव रखा था लॉर्ड मैकाले ने, और वो प्रस्ताव जो था वो 7 मार्च और 1835 को भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कर दिया? पारित कर दिया, इसको स्वीकार कर लिया।
तो 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले का एक प्रस्ताव था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रस्ताव, जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पास किया और इस तरीके से इनके काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। अब यहाँ किसके प्रयासों से हुई? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले के प्रयासों से हुई। इसलिए लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक किसे कहे जाते हैं? तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने का उद्देश्य भारत में क्या था, यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? तो भारत में क्लर्क तैयार करना। अंग्रेजी शिक्षा का मेन उद्देश्य था भारत में क्लर्कों की संख्या बढ़ाना, अर्थात क्लर्क तैयार करना। ठीक है। लेकिन अगर आज हम देखें तो आज अंग्रेजी शिक्षा हमारे यहाँ फैशन बन चुकी है, सब लोग अपनी मातृभाषा भूल चुके हैं, सिर्फ किसके पीछे पड़े हुए? अंग्रेजी के पीछे पड़े हुए हैं। जबकि अगर हम देखते भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप उन्नति कर सकते हैं तो अपनी भाषा में कर सकते हैं, इसलिए अपनी भाषा को स्वीकार करो। लेकिन आज का फैशन क्या है? हर कोई अंग्रेजी की तरफ भाग रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम जो है बड़े पैमाने पर जो है हम अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहां पर हमारे पास अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है? तो सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग बताइए। तो अगर हम देखेंगे तो दोस्तों सबसे ज्यादा व्यस्त जो है वो है उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक, तो उत्तरी अटलांटिक क्या है, इस बात को ध्यान से देखना। आप यहां पर देख रहे होंगे कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, यहां वाला जो हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ये सबसे ज्यादा व्यस्त हिस्सा है, सबसे व्यस्त। ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर आप देख रहे हैं, ये अंग्रेजी के एस आकार का है और ये पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो ये दो भागों में बटा हुआ, एक उत्तरी अटलांटिक, एक दक्षिण अटलांटिक। जो उत्तरी हिस्सा है ये सबसे ज्यादा व्यस्त है। अब यहां पर दो बातें और याद रखिएगा, एक आती है आपकी कील नहर, एक कील नहर आती है, और एक आती है राइन नदी। क्या आती है? राइन नदी। अब ये दो बातें और पूछी जाती हैं कि सबसे ज्यादा व्यस्त व्यापारिक नदी बताइए। तो सबसे ज्यादा व्यस्त व्यापारिक जो नदी है, सबसे ज्यादा व्यस्त व्यापारिक नदी, तो दोस्तों वो है आपकी राइन नदी। और सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर कौन सी है? तो दोस्तों वो है कील नहर। ये दोनों याद रखना। अगर सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर पूछी जाए तो दोस्तों कील नहर, और सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी पूछी जाए तो दोस्तों वो क्या होगी? राइन नदी। और सीधा पूछ लेता है कि सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों वो होगा आपका उत्तरी अटलांटिक। क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक होगा। यहां पर आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र बताइए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो ऑप्शन है तराई क्षेत्र। क्या तराई क्षेत्र में सतह वर्षा होती है? मध्य गंगा मैदान, या पूर्व गंगा मैदान, या पश्चिम गंगा मैदान? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है दोस्तों वो तराई क्षेत्र में होती है। कहां पर? तराई क्षेत्र में। और याद रखना, तराई क्षेत्र के बाद में आता है कि सबसे ज्यादा यूपी के किस जिले में वर्षा होती है? तो यूपी का जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, ये याद कर लेना दोस्तों, ये है गोरखपुर। क्या है? गोरखपुर। तो गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, और ये लगभग 120 सेंटीमीटर से लेकर के 150 तक हो जाती है, काफी वर्षा होती है, और गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और बाकी कुछ ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे मुरादाबाद है, बिजनौर है, ठीक है, बरेली है, इनमें भी अच्छी पैमाने पर वर्षा होती है। लेकिन सर्वाधिक जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में होती है? तो गोरखपुर जिले में होती है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं अगला प्रश्न है हमारे पास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो अगर आपको कभी भी शुगर टेक्नोलॉजी आ जाए, क्या आ जाए? शुगर टेक्नोलॉजी या चमड़ा आ जाए, तो दोनों बातें याद रखना कि सर क्या होगा? आपका कानपुर होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका कानपुर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री जो घास होती है वो किस चीज का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अब याद कैसे करेंगे? तो समुद्री जो जल होता है वो दोस्तों कैसा होता है? तो समुद्री जो जल होता है वो कैसा होता है दोस्तों? वो होता है खारा। कैसा होता है? खारा होता है। और खारा किसकी वजह से होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से होता है। किसकी? आयोडीन। तो इसलिए आपको याद करना है कि समुद्री जल में सबसे ज्यादा आयोडीन पाया जाता है, तो उसकी घास में भी सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। और यहाँ पर एक बात और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सा? घेंगा। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? घेंगा रोग होता है। देखिए अगला प्रश्न है, बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? क्या आरएनए होता है, डीएनए होता है, आरएनए तथा डीएनए होता है, या आरएनए या डीएनए या प्रोटीन होता है? तो आप याद करना कि बायोचिप में क्या क्या चीजें शामिल है। तो बायोचिप में आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन शामिल है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बायोचिप का कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो ये जो लिखा है ना सर ओटो, तो ये ओटो नहीं है, ये ऊँटो है। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? या आप ये कह सकते हैं कि ऊँटों का सबसे प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों राजस्थान में लगता है। और राजस्थान में कौन सा मेला है दोस्तों? वो है पुष्कर का मेला। तो राजस्थान में जो पुष्कर का मेला है वो ऊँटों का सबसे प्रसिद्ध मेला है।
अगर हम देखें तो आप जानते होंगे दोस्तों, कुंभ मेला ये भारत का सबसे प्राचीन मेला है, 12 वर्षों में एक बार लगता है और भारत के 4 स्थानों पर लगता है। ठीक है, यहां पर देखें तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है, कई बार आया है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और याद रखना, फ्रांस ने अमेरिका को ये गिफ्ट दिया था। फ्रांस ने किसको? अमेरिका। तो फ्रांस ने अमेरिका को ये गिफ्ट में दी थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और ये वर्तमान में कहां पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित है। और याद कर लेना दोस्तों 1984, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है 1984। तो 1984 में यूनेस्को ने, किसने? यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कब दिया है? तो दोस्तों 1984 में। याद रखिएगा अच्छी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर ये। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों याद करना, संतोष ट्रॉफी आ जाए या संतोष कप आ जाए या फिर आ जाए कप, संतोष कप। तो संतोष कप कह लें या संतोष ट्रॉफी, या मरडे का कप कह लें, मरडे का कप। ठीक है, या फिर आता है आशुतोष मुखर्जी कप, या आता है डूरंड। क्या आता है दोस्तों? डूरंड कप, डूरंड कप आएगा, डूरंड कप। तो डूरंड कप कह लें या मर्डे का कप कह लें या संतोष ट्रॉफी या संतोष कप कह लें, ये सबके सब दोस्तों किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी या संतोष कप या मर्डे का कप या डूरंड कप या आशुतोष मुखर्जी कप, ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं? ये सब फुटबॉल से ही संबंधित हैं। आगे देखते हैं, अगला आता है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद बताइए। तो जीआई टैग क्या होता है दोस्तों? इस बात को समझिएगा। जीआई टैग होता है जो गुणवत्ता का प्रतीक है। तो गुणवत्ता के जो अच्छी क्वालिटी के प्रतीक वाली जो चीजें हैं उन्हें जीआई टैग दिया जाता है। तो भारत का सबसे पहला उत्पाद बताइए जिसको जीआई टैग मिला। तो देखिए सबसे पहले जो जीआई टैग मिला है वो मिला है पश्चिम बंगाल की चाय, दार्जिलिंग की चाय को। तो पश्चिम बंगाल की चाय है, दार्जिलिंग की चाय, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सबसे पहले दोस्तों 2004 में इसे दिया गया था, क्या? इसे जीआई टैग दिया गया। अगर हम बात करते हैं तो हैदराबादी हलीम को मिला है 2010 में मिला है। और अगर बात करते हैं अल्फ्रांसो आम, जो अल्फ्रांसो आम है, इसे दोस्तों 2018 में मिला है। तो याद करिएगा कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद बताएं तो वो है दार्जिलिंग की चाय, और हलीम जो मिला है हैदराबाद को मिला है 2010 में। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मरण उपरांत भारत रत्न से संबंधित प्रथम व्यक्ति बताइए कि मरने के बाद जो भारत रत्न मिला है सबसे पहले वो किस व्यक्ति को मिला है। तो अगर हम बात करते हैं भारत रत्न की, तो दोस्तों भारत रत्न की जो शुरुआत हुई है भारत के अंदर, तो वो हुई है दोस्तों 1954 में। कब हुई है? 1954 में। और 1954 में 3 लोगों को एक साथ मिला था। जबकि बात करते हैं 2019 में भी 3 लोगों को मिला। और 2019 में 3 लोगों को किन किन को मिला था? तो इन तीनों को 2019 में भारत रत्न दिया गया, नाना देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी तो दोस्तों अभी जीवित हैं, जबकि इनको भी मरणोपरांत मिला, इनको भी मरणोपरांत मिला और इनको भी मरणोपरांत मिला। अब आप यहां देख सकते हैं, तो जब ये दोनों के दोनों 2019 में मिले हैं, तो सबसे पहले किसको मिला होगा दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री को मिला होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था दोस्तों 1966 में, सबसे पहले मरणोपरांत। अब ये भी आप याद करना कि 2019 में 3 लोगों को मिला था, नाना देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी इनमें जिंदा हैं, ये दोनों मरणोपरांत मिला। और सबसे पहले जो मरणोपरांत जो भारत रत्न दिया गया था वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को, 1966 में दिया गया था। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरह से याद कर लेना। और भारत रत्न ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।